टॉपिक की तरफ बेटा आने से पहले मैं थोड़ा सा आपको, फर्स्ट डे है आज तो थोड़े से कुछ इंस्ट्रक्शंस देना चाह रहा हूँ आपको, रिलेटेड टू सब्जेक्ट, रिलेटेड टू नीट, रिलेटेड टू जेई। क्योंकि आप अभी फाउंडेशंस में आए हो, 10th पास करके 11th में एंट्री ले रहे हो, तो बहुत सारी चीजें आपको, बहुत सारी चीजें क्या बोलूं मैं कि एक लगभग सारी चीजें आपको नई सीखनी है यहाँ पर। तो बहुत ध्यान से बेटा समझना सारी चीजें। और सबसे पहले मैं आपको एक चीज ये बता दूं बेटा, स्टूडेंट्स के अंदर एक फिजिक्स को लेकर के जो एक डर रहता है, तो वो डर हम यहाँ पर सबसे पहले रिमूव करेंगे, सबसे पहले उस डर को बाहर निकालेंगे। और लेकिन बस आपको करना क्या है, सबसे पहले बस करना सिर्फ आपको ये है कि बस टीचर के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं जो आपको बताएगा, ठीक है। और बस वो इंस्ट्रक्शन फॉलो करते करते आपको देखोगे, आपको खुद ही आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा। और जो आपको पहले डर लगता था वो डर धीरे धीरे आपका खुद ही यहाँ से जो है निकलता चला जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पर नीट के होंगे, बहुत सारे बच्चे जेई के होंगे। तो बेटा नीट क्वालिफाई करने के लिए मैं आपको बता दूं कि वैसे आपको पता भी होगा, बहुत सारे बच्चों को अगर नहीं पता है, तो नीट के पेपर में आपको पता है कि फिजिक्स की अगर बात करें तो 45 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। और 45 क्वेश्चंस आपको जो है वो केमिस्ट्री में मिलेंगे, ठीक है। और 90 क्वेश्चंस बेटा आपको बायोलॉजी के जो मिलेंगे, उसमें 40 क्वेश्चंस, 45 आपके जो है वो बॉटनी के होंगे और 45 आपके जो है जूलॉजी के होंगे। तो टोटली आपको ये 180 क्वेश्चंस का एक पेपर मिलेगा, और 180 मिनट्स ही आपको बेटा सॉल्व करने के लिए मिलेंगे वहां पे। तो टोटल 180 मिनट्स एंड 180 क्वेश्चन मींस दैट वी कैन से दैट वन क्वेश्चन जो आपको मिलेगा वो ओनली फॉर जस्ट 1 मिनट में आपको सॉल्व करना होगा। तो आपने पूरा जो 11th पढ़ना है और 12th पढ़ना है, तो आप ये ध्यान रखो कि आपके 2 साल की मेहनत आपको पूरे वो 180 मिनट्स में निकाल के रखनी है फाइनल एग्जाम में, ठीक। तो ये तो हो गया आपका नीट का पैटर्न। और जेई के पैटर्न के लिए अभी आपको पता है कि पहले तो वो 30 क्वेश्चंस का जो है वो एक सिस्टम था, लेकिन अभी वो 25 क्वेश्चंस का सिस्टम आया है। लेकिन अभी आपके टाइम पे आने तक क्या सिस्टम हो जाएगा, क्योंकि चेंजेस कंटिन्यू होते रहते हैं। तो उसके लिए एक हम एकदम फर्म होके नहीं बोल सकते कि 25 आएंगे या 30 आएंगे, लेकिन फिलहाल जो प्रेजेंट सिस्टम चल रहा है वो एक 25 क्वेश्चंस का है। 25 क्वेश्चंस आपके फिजिक्स में, 25 आपके केमिस्ट्री में, और 25 आपके मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है। वहां पर भी आपको 1 आवर 1 आवर और 1 आवर आपको देना है, ठीक है। एक चीज बेटा और आपको बताऊं मैं कि जेई में सिलेक्शन लेने लेने के लिए थोड़ा क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड हाई रहता है, लेकिन क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम रहते हैं थोड़े से, ठीक। लेकिन नीट में क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा कम है, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा है, ठीक है। तो नीट में सिलेक्शन लेना ये थोड़ा सा जेई के कंपेयर में, मेरा इतना एक्सपीरियंस है, ये सिर्फ मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि नीट में सिलेक्शन लेना जेई के कंपेयर में ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। नीट में मैं बता रहा हूँ, हाँ। क्यों? नीट में आपको कितने मार्क्स चाहिए? आपको 500 अब 550 मार्क्स चाहिए। अगर हम लास्ट ईयर की बात करें, 2019 20 की बात नहीं कर रहा हूँ, 19 की बात कर रहा हूँ, तो 531 पे हमारी लास्ट जो है वो एक लिस्ट क्लोज हो गई थी। 531 यानी 530 वाले को, 530 नंबर वाले को एडमिशन नहीं मिला था नीट में, ठीक है। 531 वाले को एडमिशन मिल गया था। और कितने में? आउट ऑफ 720, 720 में 531 वाले को एडमिशन मिल रहा है, 530 वाले को एडमिशन नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो आप सोच सकते हो वहां पर कितना कंपटीशन है नीट के लिए। अच्छा, जेई के लिए 360 या जो भी अपना 300 का भी पैटर्न है, तो 300 में बेटा आप अब बहुत कम कर दो, 50% से भी कम ले आओ। 150 के अंदर भी मार्क्स ले आते हो तो भी आपको बीटेक के लिए, या जो भी आप इंजीनियरिंग के लिए जाना चाह रहे हो उसके लिए, आपको एडवांस के लिए आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो जेई के लिए थोड़ा सा, एक ज्यादा नहीं बहुत बोल रहा हूँ मैं, थोड़ा सा इजी पड़ जाता है। लेकिन नीट में थोड़ा सा, एमबीबीएस के लिए अगर आपको एमबीबीएस करना है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है सिलेक्शन लेना, ठीक। लेकिन मैं ये सिर्फ आपको बस एक क्या बताऊं कि मैं इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, आगाह करा रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ एक नॉलेज दे रहा हूँ कि बेटा ऐसा ऐसा हो रहा है, ठीक है। ऐसा होना है आपको। और एक बात और याद रखो, आप सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आप एक ये याद रखो कि नीट और जेई दोनों में सिलेक्शन लेना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। आपके जैसे ही बच्चे होते हैं जो नीट और जेई को क्वालिफाई करके आगे इंजीनियर बनते हैं और आगे डॉक्टर बनते हैं, आपके जैसे ही बच्चे होते हैं, ठीक है। ऐसे ही बच्चे 10th से पास होके आते हैं और उनको कुछ नॉलेज नहीं होता, धीरे धीरे अच्छे अच्छे जो है वो
मेहनत अच्छे से करते हैं और मेहनत करते करते वो इस टॉप लेवल पे पहुंच जाते हैं कि वो एक टॉप क्लास का डॉक्टर और एक टॉप क्लास का इंजीनियर बन जाते हैं। बेटा मेरे पास मेरे अपने स्टूडेंट ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आज भी मेरे कांटेक्ट में हैं, जो 10th पास करके आए थे और जो जिनको कुछ भी नॉलेज नहीं था 10th पास करके, लेकिन आज वो एमबीबीएस कर रहे हैं। धीरे धीरे मैं आपको उनके बारे में भी शेयर करूंगा, और कभी जैसे टाइम मिला तो मैं उनसे ऑनलाइन मीटिंग भी आपकी करा दूंगा, कि जो 10th पास करके आने के बाद मुझे ऐसा बिलीव था कि यार इन बच्चों को कुछ नहीं आता, लेकिन आज वो एमबीबीएस कर रहे हैं और इंजीनियरिंग कर रहे हैं। तो कभी ऐसा रहा तो आपकी मैं ऑनलाइन मीटिंग भी उनसे उन स्टूडेंट से कराऊंगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको बेटा जेई और नीट का एक थोड़ा सा एक रफ आइडिया दिया है बस। ठीक है, अब मैं दूसरी चीज आपको क्या बताने जा रहा हूँ कि मैंने अभी भी एक बात बोली कि फिजिक्स का डर अगर आपको निकालना है और फिजिक्स में आपको एक इंटरेस्ट पैदा करना है, तो आपको बस दो चीजें फॉलो करनी है। Only two things you have to follow. What is the one thing? One thing you have to follow, you have to cover the topic before going to your bed. At the same day, जिस दिन टीचर ने जो पढ़ाया है, जैसे आज मैंने कुछ भी अपना जैसे यहाँ पर पढ़ाया कोई भी टॉपिक, so you have to revise, you have to prepare before going to your bed, same day. आपको सेम डे उसी दिन वो टॉपिक प्रिपेयर करके ही सोना है। पहला इंस्ट्रक्शन बस, सिर्फ मैंने क्या बताया आपको, दो चीजें आपको फॉलो करनी है बस, बाकी कुछ भी नहीं। पहला क्या बताया मैंने आपको कि सिर्फ आपको क्या करना है, जो टीचर ने यहाँ पे पढ़ा, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, सारे सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, वो आपको क्या करना है, सेम डे शाम को प्रिपेयर करके ही सोना है बस। ठीक है, अगर आप सेम डे प्रिपेयर करके सोते हो तो दूसरे दिन जब आप सो के उठोगे तो बेटा आपको वो 85 to 90% आपके माइंड में रहेगा। ओके, लिसन टू मी एंड जस्ट मेक इट अ पॉइंट। वो 85 to 90% आपके माइंड में रहेगा जो आपने आज रात को प्रिपेयर करके आप सोए हो। देखो मैं 100% नहीं बोल रहा हूँ, आपने आज तो 100% सीख लिया क्लास में, लेकिन वो आपके 90% या 85 to 90 बोल रहा हूँ मैं, 10 to 15% बेटा फिर भी हमारी मेमोरी उसको लॉस ही कर देगी। क्यों? 10 से 15% आप वो भूल जाओगे। क्यों भूल जाओगे? क्यों भूल जाओगे जी? हमारी मेमोरी ही ऐसी है कि हम आज पढ़ते हैं, कितना भी पढ़े, मैं आपकी बात कर रहा हूँ बेटा, सारे स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, मैं किसी एक पार्टिकुलर बच्चे की बात नहीं कर रहा हूँ, सारे बच्चों की बात कर रहा हूँ। अगर आप जो भी आज पढ़ते हो तो बेटा अगर आप शाम को पढ़ के सोते हो, प्रिपेयर करके सोते हो, लर्न करके सोते हो, देन यू हैव टू रिमेंबर, जस्ट ओनली यू रिमेंबर 85 to 90%। कल आप जब सो के उठोगे तो इतना आपको याद रहेगा, 10 to 15% जस्ट यू फॉरगेट, भूल जाओगे आप। ठीक, इतना ही आपको याद रहेगा बस। लेकिन अगर अगर आपने ऐसा सोचा, अगर आपने ऐसा सोचा कि यार आज का टॉपिक तो बहुत इजी था, आज का टॉपिक बहुत इजी था, और आज जो हमने पढ़ा यार, ये अगर हम 10 मिनट भी पढ़ेंगे, 5 मिनट भी पढ़ेंगे, तो भी हमारा पूरा ये सब प्रिपेयर हो जाएगा। अगर आपने ऐसा अपने माइंड में सोच लिया और सोच के आज आपने सोचा चलो ठीक है कल पढ़ लेंगे, देखा जाएगा, कल 5 मिनट का ही तो टॉपिक है, तो बेटा मैं आपको गारंटी से बोल रहा हूं कि 10 to 15% जो आपका लॉस हो रहा था ना, दैट द सेम जस्ट यू विल रिमेंबर ओनली, उतना ही सिर्फ आपको याद रहेगा। 10 to 15% आपको याद रहेगा, 80 to 85% यू विल फॉरगेट, आप भूल जाओगे। 10 to 15% आपको याद रहेगा, 80 to 85% आप भूल जाओगे, 85 to 19% आप भूल जाओगे कल। ये हमारे माइंड की स्ट्रेटेजी, हमारा माइंड ऐसा ही है। ठीक, दूसरी चीज एक और मैं आपको बताता हूँ, एक और मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको क्या बताया कि आज अगर आपने नहीं पढ़ा बेटा, कल आपने पढ़ा तो आपको 10-15% याद रहेगा। एक चीज मैं और आपको बताऊं, सारे बच्चों की एक कंप्लेंट है, सारे 100% बच्चों की एक कंप्लेंट है कि आज हमने प्रिपेयर किया और कल हम भूल गए, आज हमने प्रिपेयर किया और कल हम भूल गए। तो बेटा उसका सोल्यूशन मैं फर्स्ट लेक्चर में ही आपको दे रहा हूं, और क्योंकि आगे हम लोग सीधे पढ़ाई करेंगे और डेली डेली हम लोग अपना ये टाइम वेस्ट नहीं करेंगे कि आपको बीच बीच में, हाँ जहां पर आपको जरूरत पड़ेगी मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन आज फर्स्ट लेक्चर है तो इसलिए मैं बहुत सारी चीजें आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो बेटा सारे बच्चों की एक कंप्लेंट रहती है, एकदम 100% बच्चों की, कि आज हमने पढ़ा और कल भूल गए, आज हमने पढ़ा और 2 दिन बाद भूल गए। तो बेटा एक चीज और याद रखो आप, अगर आज आप अच्छे से पढ़ लेते हो और उसको कल परसों विद इन 3 days अगर आप उसको रिवाइज नहीं करते हो तो आफ्टर 3 days आप सब भूल जाओगे। ये भी बेटा हमारा माइंड ऐसा है, मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे माइंड की क्वालिटी या बोलूं या फिर हमारे माइंड का स्ट्रक्चर ही ऐसा है
आप बायोलॉजी पढ़ोगे तो आपको बहुत मुझसे ज्यादा अच्छा नॉलेज आ जाएगा। तो बेटा हमारा माइंड ही ऐसा है कि अगर हम किसी चीज को आज पढ़ लेते हैं और विद इन 3 डेज अगर उसको हम उठा के नहीं देखते हैं, रिवाइज नहीं देखते हैं, तो वो हमारे माइंड से ब्लर्ड हो जाता है पूरा। वो हमारे माइंड से हमको धुंधला हो जाता है, फिर हमको वो ये याद नहीं आता है अच्छे से कि क्या हमने पढ़ा। थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं पे लगता है हाँ ये पढ़ा था, लेकिन पूरा हमको नहीं याद रहता है। तो उसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन बेटा क्वेश्चन में ही हमारे है, उसी में सोल्यूशन है, हमारे सेंटेंस में ही सोल्यूशन है कि जो भी आपको पढ़ रहा है 3 डेज के अंदर उसको फिर से रिवाइज करना है। जो आज आपने पढ़ा, आज तो सेम डे आप पढ़ के सोगे, आज आप सेम डे पढ़ के सोगे, लेकिन कल का, परसों का और जो डे आफ्टर टुमारो, 3 दिन का जो टाइम है, उस 3 दिन के अंदर ये जो आज पढ़ा है आपने, ये आप फिर से रिवाइज करोगे। ठीक है। अब आपके माइंड में एक डाउट आ सकता है, आज जो हमने पढ़ा ठीक है वो कल भी रिवाइज किया, कल जो पढ़ा वो कल का तो कल पढ़ना ही है, लेकिन कल का कब पढ़ेंगे? वो कल का तो कल का पढ़ना ही है। जैसे मैंने बताया कि आज जो आपने पढ़ा है, टीचर ने पढ़ाया, वो बिफोर गोइंग टू योर बेड, सोने से पहले आज आपको पढ़ रहा है। ठीक, तो आज आपने पढ़ लिया, लेकिन कल जब आप सो के उठोगे तो 80 to 85 या 90% आपको याद रहेगा। परसों क्या होगा आपका? परसों अगर आपने नहीं रिवाइज किया या डे आफ्टर टुमारो आपने नहीं रिवाइज किया, उसके बाद आपने नहीं रिवाइज किया, तो धीरे धीरे बेटा आपके माइंड से निकलने लगेगा ना। तो बेटा उसका यही सॉल्यूशन है कि विद इन 3 डेज उसको रिवाइज करो। सीधे सीधे मैं एकदम क्लियर वर्ड्स में आपको बोल दूं, सपोज दैट टुडे इज मंडे, आज मंडे है, तो आज का आज तो आपने पढ़ा बेटा। अब कल जो ट्यूसडे का होगा ना, कल का कल भी पढ़ोगे, लेकिन कल का कल पढ़ने से पहले आज का एक जरा एक 2-4 मिनट में आप एक रिवीजन मारोगे। फिर ये ट्यूसडे को हो गया, फिर आपने मंडे का रिवाइज किया, फिर आपने ट्यूसडे का ट्यूसडे को पढ़ा, फिर आपका वेडनेसडे आया। अब वेडनेसडे को तो आप पढ़ोगे, बट बिफोर दैट आप उससे पहले क्या करोगे? यू हैव टू रिवाइज ऑफ मंडेज एंड यू हैव टू रिवाइज ऑफ ट्यूसडेज। ठीक है, जो भी आपने मंडे का पढ़ा और जो भी आपने ट्यूसडे का पढ़ा, वो आपको 5-5 मिनट में, 10-10 मिनट में आपको रिवाइज करना है। फिर आपको वेडनेसडे का पढ़ना है। फिर आपका थर्सडे आया, फिर आपको थर्सडे का तो पढ़ना है, लेकिन उससे पहले आपको क्या पढ़ना है? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे में जो आपने पढ़ा था वो पहले रिवाइज करना है, फिर आपको थर्सडे का पढ़ना है। सिमिलरली फॉर फ्राइडे, फॉर सैटरडे एंड व्हाट अबाउट द संडे। संडे को आपको क्या करना है? संडे को आपको नया नहीं पढ़ना है कुछ भी, क्योंकि सैटरडे तक तो आपने पढ़ लिया, संडे को तो जो है आपको नया नहीं पढ़। संडे को आपको क्या करना है? मंडे टू सैटरडे जो आप भी आपने पढ़ा था वो सब कुछ आपको संडे को रिवाइज करना है। ठीक है, फिर से हम मंडे से पूरा ऐसा ही सेम शेड्यूल स्टार्ट करेंगे। ठीक, अब देखो कुछ बच्चों के माइंड में क्या डाउट आएगा, कुछ बच्चों के माइंड में ये डाउट आएगा कि जब हम सैटरडे को पढ़ने बैठेंगे तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें पहले मंडे का पढ़ना है, फिर ट्यूसडे का पढ़ना है, फिर वेडनेसडे का पढ़ना है, फिर थर्सडे, फिर फ्राइडे। तो बेटा टाइम नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि मंडे वाला आप कितनी बार पढ़ चुके हो? जो मंडे को आपने, एक तो आपने मंडे को पढ़ा था, फिर आपने ट्यूसडे को पढ़ा था, तो वही चीज आप 3-4-5 बार पढ़ चुके हो, तो वो चीज आपको बेटा पढ़ने में 1 मिनट या 2 मिनट ही लगेगी। बस ऐसे आप देखोगे एक बार और छोड़ दोगे, कह दोगे हो गया, हमारे माइंड में फीड हो गया, है ना? करेक्ट। ट्यूसडे का 2-3 मिनट लगेंगे। हाँ बस जो सैटरडे का फ्राइडे का पढ़ रहे हो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। बाकी मंडे टू थर्सडे वाला जो आपने पढ़ा है उसमें आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगने वाला है। करेक्ट, समझ में आ गया? तो बेटा ये जो इंस्ट्रक्शन बता रहा हूँ, ये इंस्ट्रक्शंस आपको हमेशा के लिए फॉलो करने हैं, फॉर ऑल सब्जेक्ट्स फॉलो करने हैं, नॉट फॉर ओनली फिजिक्स। फिजिक्स के लिए ही नहीं सिर्फ बता रहा हूँ मैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो जो भी आपका है सबके लिए फॉलो करने हैं। ठीक है, क्या बताया मैंने? आज तो आपको सोने से पहले जो भी पढ़ाया जाएगा, मतलब डेली ऐसा ही करना है आपको, वो पढ़ लेना है। और जो मैंने ये शेड्यूल बताया आपको, ट्यूसडे को फिर पहले मंडे का रिवाइज करना है, फिर ट्यूसडे का, फिर वेडनेसडे को, ऐसे ऐसे करके आपको रिवीजन करते रहना है। ठीक, ये हो गई एक चीज। दूसरी चीज बेटा आपको ये करना है, क्लास में आपको अच्छे से बस फोकस करना है। ठीक है, ऑनलाइन में एक मैं बताऊं आपको कि एक 10-15 बच्चे जो है या कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं, मतलब कुछ क्या बहुत सारे बच्चे ऐसे रहते हैं जिनका फोकस अच्छे से नहीं बन पाता है। जिनका फोकस अच्छे से बनता नहीं है क्लास में। ठीक, कहीं वो उनका दिमाग इधर चला जाता है या कुछ उधर चला जाता है। अच्छा, ये पूरी तरीके से बच्चों की गलती में नहीं देता हूं मैं। ठीक है, घर में बैठ के क्लास कर रहे हैं, घर में कभी कोई आ गया या कोई आ गया, तो पहले तो मैं बोलूंगा कि बेटा आप सेपरेट जगह पे क्लास करो। ठीक,
जहाँ पे कुछ आपके छोटे भाई बहन या कोई डिस्टर्ब करने वाले ना हो, ऐसे छोटे बच्चे, ठीक है। ऐसी जगह पे आप बैठ करके क्लास अटेंड करो, ठीक। नहीं तो उससे क्या होता है बेटा, डिस्टर्ब होता रहता है बाद में। आपको उस टाइम पे लगता नहीं है, लेकिन वो डिस्टरबेंस इतना बड़ा डिस्टरबेंस क्रिएट होता है कि वो आपको फिजिक्स से डिस्टेंस बनाता चला जाता है आपकी, ठीक है। और एक चीज भी, अगर फिजिक्स की एक चीज भी क्लास की मिस हो गई तो वो फिर दोबारा में समझ में नहीं आती। और बेटा अगर वो एक लेक्चर की एक एक चीज समझ में नहीं आई तो सेकेंड डे, थर्सडे और सेकेंड डे और थर्ड डे और फोर्थ डे फिर आगे चल के वो उस चीज का लिंक रहता है ना, तो फिर आगे चल के फिर आगे के लेक्चर्स भी आपको समझ में अच्छे से नहीं आते हैं। और फिर वो आपका धीरे धीरे, फिर बेटा आपको अगर समझ में नहीं आया तो आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। और एक बार अगर आपका इंटरेस्ट खत्म हो गया, फिर आप बोर फील होने लगेगा आपको कि यार अब तो बोर हो रहा है फिजिक्स में। और बोर फील होने लगा तो आप दूर भागोगे फिर, और जहां आप दूर भागे तो बस फिर आपका फ्यूचर, करियर सब गया। हम्म तो ध्यान रखना आप मेरी बात को, कि थोड़ा सा ऐसी जगह पे आपको बैठ के क्लास करनी है, आज से या कल से या परसों से, जैसे भी आपको सुटेबल हो, कि जहाँ पे आपकी थोड़ी प्राइवेसी डिस्टर्ब ना हो और आपका फोकस जो है वो स्टडी पे बन जाए, कोई आपको वहां पे डिस्टर्ब करने वाला ना हो, ठीक है। फोकस बना के रखना है बस, पढ़ाई के ऊपर एक भी चीज मिस ना हो। क्योंकि यहाँ पे डिस्टर्ब करने वाली एक चीज और भी है जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। वो चीज कौन सी है? वो है नेटवर्क, है ना। वो नेटवर्क है, वो नेटवर्क कभी अगर आपका बीच में चला गया तो भाई उसमें आपकी कोई गलती नहीं, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, मैं कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता, है ना। तो उसको छोड़ के बाकी चीजों को आप अवॉइड कर सकते हो, बाकी चीजों को आप कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन ये चीजें थोड़ा सा आपको बस अच्छे से बस देखना है ध्यान से, ठीक है। तो चलो बेटा, थोड़ा सा मैंने बहुत आपको समझाया। बस ये चीजें ध्यान रखनी है, क्लास में अच्छे से फोकस करना है आपको। सारी चीजों को छोड़ करके एक किनारे क्लास में फोकस करना है, फिजिक्स की क्लास है या मैथ की या केमिस्ट्री की। और दूसरी चीज, जो टीचर आपको पढ़ाएगा वो आपको सेम डे पढ़ के प्रिपेयर करके ही सोना है। जब तक आपका प्रिपेयर ना हो जाए तब तक आपको सोना नहीं है। हम्म? और उतना ज्यादा एक लेक्चर में रहता नहीं है। धीरे 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 जैसे जैसे लेक्चर्स आगे आते जाएंगे, चैप्टर्स होते जाएंगे, आपका होमवर्क धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। स्टार्टिंग में हम लोग एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में आगे बढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप इंक्रीजिंग ऑर्डर में आगे बढ़ेंगे। पहले थोड़ा होमवर्क रहेगा, फिर धीरे धीरे हम लोग होमवर्क को बढ़ाते चले जाएंगे। एक चीज और बता दो आपको, जैसे सर ने अभी आपको बताया था कि बेटा ये फाउंडेशन कोर्स है ना। सर ने बहुत आपको एक बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बताया कि जैसे एक बिल्डिंग की एक फाउंडेशन नहीं होता नीचे का, नींव उसकी फाउंडेशन, वो अगर बेटा स्ट्रांग बन गया तो फिर ऊपर की बिल्डिंग बहुत स्ट्रांग रहेगी। तो सिमिलरली ये जो आपका फाउंडेशन कोर्स है ना, इसमें अगर आपने अच्छे से फोकस कर लिया और ये आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आपका आगे 11 12 बहुत इजी जाने वाला है, बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस मैं आपको बताऊं, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। बहुत सारे बच्चे मैंने देखे, बहुत स्टेट्स के बच्चे देखे मैंने, अलग अलग स्टेट्स में बेटा मैंने बहुत पढ़ाया, बहुत बच्चे देखे। जो बच्चे हमारे पास 11th में फाउंडेशन करके आते हैं, जो 10th में फाउंडेशन करके आते हैं, 9 10th के बच्चे, वो बच्चों को 11th पढ़ाना बहुत इजी रहता है, बहुत इजी। उनको एक बार बता दो, उनको सब कुछ क्लियर हो जाता है, सब समझ में आ जाता है उनको। हम्म? बहुत इजी उनको फिजिक्स लगने लगती है। लेकिन जो बच्चे फाउंडेशन करके नहीं आते, मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूँ उन स्टूडेंट्स में। जो बच्चे फाउंडेशन करके नहीं आते हैं और डायरेक्ट 11th में एडमिशन लेते हैं, तो वो बच्चे, देर इज अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस बिटवीन देम। उन दोनों के बीच में बहुत डिफरेंस रहता है, जो बच्चे फाउंडेशन करके आए, जिन बच्चों ने डायरेक्ट एडमिशन 11th में लिया है। हम्म? तो डायरेक्ट वाले जो बच्चे एडमिशन लेते हैं 11th में, उनको तो फिर 4 5 बार समझाना पड़ता है, उनको अच्छे से क्लियर नहीं होता, कैच नहीं कर पाते अच्छे से। फाउंडेशन वाले क्या है, उनको फिजिक्स का एक एक पूरा ब्रशअप कर दिया गया है, उनको पूरा एक आइडिया दे दिया गया है। तो वो जब 11th में आपको सब सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी तो आपको ये प्रॉब्लम आती ही नहीं है। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है बेटा फाउंडेशन कोर्स का। आया समझ में? फिजिक्स हो या मैथ हो या केमिस्ट्री, बायो कुछ भी हो, जब 11th में एडमिशन फाउंडेशन का बच्चा लेता है, फाउंडेशन करने के बाद, तो बेटा उसके अंदर से सब्जेक्ट का एक तो डर निकला हुआ होता है कि नहीं यार ये तो हम पढ़ चुके हैं और जानते हैं हम कैसा है। हम्म? और कैचिंग पावर उसकी बड़ी स्ट्रांग हो जाती है। ये मैं आपको गारंटी से बोल रहा हूँ बेटा, मैंने बहुत स्टूडेंट्स पे एक्सपीरियंस किया है, ठीक है। तो कैचिंग पावर बड़ी जबरदस्त हो जाती है उनको, एक बार कोई चीज बताओ ना, तुरंत बच्चे कैच करते हैं, जस्ट इन अ मोमेंट।
और कैच करके तुरंत बस माइंड में उनके फीड हो जाता है। वो दोबारा उनसे पूछो बच्चे बड़े एनी डाउट, एक साथ बोलेंगे नो डाउट, सब उनको समझ में आ जाता है। लेकिन सिर्फ वही बच्चे जिनका फाउंडेशन स्ट्रांग है, जिन्होंने फाउंडेशन कोर्स अच्छे से किया है सीरियस होकर के। तो आप लोग बेटा फाउंडेशन कोर्स में एडमिशन आपने लिया, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा डिसीजन आपने ये लिया है। इससे देखना आपके सब्जेक्ट कितने स्ट्रांग हो जाएंगे। लेकिन बस एक और मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको आपने डिसीजन तो अच्छा ले लिया, लेकिन इसको बस थोड़ा सा अच्छे से और करना, सीरियस होके करना। सीरियस होके करोगे तो देखना फिर आपके ये सब्जेक्ट कितने अच्छे हो जाएंगे फिर आगे। तो फेरोज सर, जी सर, लास्ट 5 मिनट्स रिमेन। ये अपना क्या 9 बजे 45 तक ही है? है, सॉरी 9 बजे तक है। लास्ट के 5 मिनट्स में स्टूडेंट्स को तो कुछ बोलने देना है। अच्छा अच्छा अच्छा, पूछेंगे, उनके कुछ डाउट्स वगैरह हैं तो। हाँ अच्छा अच्छा, जी जी, ठीक है ओके। सर, ठीक है। तो बेटा मैं थोड़ा सा एक स्टार्टिंग ये करना चाह रहा हूँ यहाँ से। जैसे मैंने आपको बताया कि जो नीट रहता है हमारा, उसमें 45 क्वेश्चंस रहेंगे और एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 1 मिनट रहेगा। ओनली 1 मिनट फॉर ईच क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन को आपको पढ़ना है, जल्दी से फास्ट पढ़ लेना है। फास्ट पढ़ने के बाद आपको उसके गिवन डेटा, जस्ट यू हैव टू राइट द गिवन डेटा एंड यू हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूला, व्हिच फॉर्मूला यू हैव टू अप्लाई। सो ऑल द फॉर्मूले जस्ट शुड बी ऑन द टिप ऑफ योर टंग एट दैट मोमेंट। सारे फॉर्मूले आपके जबान की नोक पे होने चाहिए, उस टाइम पे याद होने चाहिए आपको सब कुछ। तुरंत आपके फॉर्मूला माइंड से निकाल के आपको वहां पे कॉपी पे रखना है, लिखना है, एंड यू हैव टू पुट द वैल्यूज। यू हैव टू जस्ट solve the numericals, means that after calculation you have to fill the bubble OMR sheet, that is the। तो वहां पर बेटा एक सबसे बड़ी चीज जो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स देती है, सबसे बड़ी चीज स्टूडेंट्स को जो प्रॉब्लम देती है वो है कैलकुलेशन। ठीक है, सबसे बड़ी चीज बच्चों को प्रॉब्लम देती है वो है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में बच्चे बहुत टाइम लगा देते हैं। एक चीज मैं आपको कैलकुलेशन के लिए बताऊं, आप 10th पास करके आए हो, 11th में, लेकिन आप एक बात याद रखो, कैलकुलेशन कितनी भी बड़ी आए, कितनी भी बड़ी आए, आपको कैलकुलेटर का यूज नहीं करना है। ठीक है, एकदम फर्म चीज बता रहा हूं आपको, एकदम एक, आप बिल्कुल एकदम उसको उस तरीके से ले लो, जस्ट मेक इट अ पॉइंट, गांठ बांध लो उस चीज को कि आपको कैलकुलेटर यूज नहीं करना है किसी भी कीमत पे, एट एनी कॉस्ट। ठीक है, कैलकुलेशन आपसे हो या मान लो ना हो, नहीं भी हो रही, आप बहुत देर तक लगे रहे, बहुत देर तक आपने ट्राई किया, बहुत देर तक ट्राई किया, फिर भी आपसे कैलकुलेशन नहीं हुई, फिर भी बेटा आपको कैलकुलेटर यूज नहीं करना है। जब नहीं हुई तो क्या है, तो फिर आप टीचर के पास जाओगे। ठीक है, लेकिन फिर पहले तो खुद आप ट्राई करोगे, नहीं हुआ तो आप टीचर के पास जाओगे, लेकिन खुद से ट्राई करते टाइम आपको कैलकुलेटर उठा के, आप साइड 10th तक आप यूज करते हो तो करते हो, वो बात अलग है, लेकिन अभी आपको उठा के साइड में रख देना है। समझ लो कैलकुलेटर जैसी चीज खत्म हो चुकी है, अब है ही नहीं। ठीक है, सारी चीजें आपको पेन पेपर वैसे ही करना है। जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं बस आपको, दिख रहा होगा बेटा आपको क्लियर। एग्जाम्पल आपको बस एक दे रहा हूं कि कैलकुलेशन आपको कैसे करनी है। वैसे हम लोग कल से यूनिट्स और डायमेंशन नाम का एक टॉपिक है वो स्टार्ट करने वाले हैं, तो मैं कैलकुलेशन में बस एक छोटी सी हिंट दे रहा हूं आपको। जैसे मान लो ये आपका लिखा है 4.6 इंटू 7.9 अपॉन 4.1 इंटू, ये हो गया आपका 1.1। देखो आपको दिख रहा होगा क्लियर लिखा हुआ, क्या लिखा है यहाँ पे, 4.6 इंटू 7.9 अपॉन 4.1 इंटू 1.1। ये जस्ट मैंने ऐसे बना करके एक एग्जांपल आपको दिया है बस। अब इसको आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई, ऊपर का मल्टीप्लाई, नीचे का मल्टीप्लाई, और फिर दोनों को डिवाइड। ठीक है, तो ये ऐसी कैलकुलेशन आपको करनी है, और मैं बोल रहा हूं कि ऐसी कैलकुलेशन बेटा आप ये 10 सेकेंड्स में कर दो। ठीक है, 10 सेकेंड या 15 सेकेंड बस, बहुत ज्यादा। ठीक है, अभी सीखने के लिए, तो इसमें आपको कर दो। तो देखो बेटा, अगर आप इसको क्या करते हो, 4.6 को 7.9 से मल्टीप्लाई करने बैठोगे, तो 4.6 को 7.9 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको टाइम लगेगा, थोड़ा सा तो टाइम लगेगा। मतलब मैं ऐसा गेस कर सकता हूं कि बच्चों को ये सॉल्व करने के लिए कम से कम
एक मोर देन 1 मिनट तो लगेगा, या फिर 2 मिनट तो अच्छे खासे लग जाएंगे आपको, ठीक है। लेकिन हमारे पास 2 मिनट का तो टाइम है नहीं, हमारे पास नीट में तो सॉल्व करने के लिए, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 1 ही मिनट है, ठीक है। तो देखो मैं जो यहाँ पे तरीका मतलब मेरा जो मेथड है, मेरा मेरा अपना ये मेथड है जो मैं यूज करता हूँ यहाँ पर, उससे हमारा आंसर जो है वो नियर अबाउट आ जाता है, ठीक है। नियर अबाउट हमारा आंसर आता है। कैसे आता है मैं आपको बताता हूँ। अब देखो जैसे 4.6 है 4.6, तो ये 4.6 आपने बचपने में वो नियरेस्ट 10 और नियरेस्ट 100 पढ़ा होगा, है ना। तो 4.6 ये जो है ये हमारा 5 के इक्वल हो गया, नियर अबाउट की बात कर रहा हूं मैं। ये हमारा 4.6 हमारा 5 के इक्वल है, ठीक है। ये 7.9 हमारा ये नियर अबाउट 8 के इक्वल है, ठीक है। 5.6 इट इज जस्ट वेरी क्लोज टू 5, 7.9 इट इज वेरी क्लोज टू 8, ठीक है। 7.9 it is very close to 8, 4.1 it is very close to 4, and 1.1 1.1 it is close to 1। ओके बेटा एग्री? यहां तक आप एग्री हो? 4.6 it is very close to 5, so we can write instead of 4.6 5, and 7.9 it is very close to 8, so we can write 8। यहां पर हमने 8 लिख लिया, एंड 4.1 इट इज क्लोज टू 4, ये 4 के आसपास नियर अबाउट है, तो हमने इसको 4 ही लिख लिया। और ये 1.1 है, तो इसको हमने 1 ही लिख लिया, ठीक है। नाउ यू कैन से दैट, नाउ इजिली यू कैन मल्टीप्लाई, विदाउट थिंकिंग यू कैन मल्टीप्लाई। व्हाट इज दिस? दिस इज द 10। ओके, हाउ मच टाइम यू हैव टेकन? कितना टाइम लगा बेटा आपको ये करने सॉल्व करने में? आपने सीधे सीधे क्या करा, डिवाइड कर दिया। 4 से ये डिवाइड हुआ, 4 2 8, और 2 से आपने 5 को करा, तो ये हो गया 10, ठीक है। तो ये हमारा आंसर जो है, ये हमारा आंसर नियर अबाउट आ गया 10। मतलब इसको सॉल्व, अच्छा ये सॉल्व करने में आपको जो 10 आपने निकाला, तो ये तो मैंने समझा समझा के आपको बताया, तो हो सकता है इसमें 20 30 या 40 सेकेंड्स भी लग गए होंगे, लेकिन मैंने तो आपको समझा समझा के बताया ना। अब आप करोगे तो कैसे करोगे? 4.6 जस्ट यू कैन राइट द 5, 7.8 7.9 यू विल राइट 8, 4.1 you will write 4, 1.1 you will write 1, then after you will write 10, ठीक है। तो ये सब करने में बेटा आपको 10 सेकेंड से ज्यादा नहीं लगेंगे, ठीक। अब जब आप इसका एक्यूरेट आंसर निकालोगे, एक्यूरेट आंसर मल्टीप्लाई करके, तो जब एक्यूरेट आंसर मल्टीप्लाई करके निकालोगे, तो वो आपका आंसर 10 से ज्यादा जो है वो डिस्टेंस वाला नहीं आएगा, बहुत ज्यादा दूर नहीं आएगा, ठीक है। बहुत आसपास जो है वो क्लोज नहीं आएगा। और मैं आपको एक चीज बताऊं कि नीट और जेई में ऑप्शंस जो है ना वो इतने क्लोज नहीं आते हैं। मैं ऑप्शन आपको लिख के बताऊं, ऐसे ऑप्शन नहीं आते हैं कि एक ऑप्शन 10.1 आया, एक ऑप्शन 10.2 आया, एक ऑप्शन 10.3 आया, और एक ऑप्शन 10.4 आया। ऐसे ऑप्शन नीट और जेई में कभी नहीं आते, कभी नहीं आते, कभी नहीं आते, ठीक है। ऐसे बेटा ऑप्शन आपको कभी नहीं मिलेंगे। 10.1 10.2 10.3 10.4 ऐसे ऑप्शन कभी नहीं मिलेंगे, ठीक है। ये ऑप्शन नहीं मिलते आपको नीट और जेई में। हाँ, अगर आपका आंसर यहां पर मान लो सपोज दैट 10.4 आपका एक्यूरेट आंसर आ रहा है, और आपने इसको सॉल्व करके 10 निकाल दिया, ठीक है, तो आपका 10.4 है, तो ऑप्शंस आपके कैसे दिए होंगे? एक आपका 10.4 दिया होगा, एक आपका 12 दिया होगा, एक आपको 14 दिया होगा, और एक आपको 9 दिया होगा, ठीक है। इतने क्लोज तो हो सकते हैं, ठीक है, इतने क्लोज ऑप्शन हो सकते हैं, ओके। तो अगर आपका आंसर यहां से इसको सॉल्व करा आपने, और सॉल्व करने के बाद यहां पर आपका आंसर नियर अबाउट आपने 10 निकाला, फिर आप ऑप्शन देखोगे कि ऑप्शन में आपके 10 के क्लोज कौन सा बनेगा, विच ऑप्शन इज वेरी नियरेस्ट टू 10। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे 10 के वेरी क्लोज जो है आपका एक ही ऑप्शन बन रहा है, 10.4। तो इस ऑप्शन को आप सीधे सीधे क्या करोगे, टिक कर दोगे, और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो टाइम को सेव करके कैलकुलेशन हमको सिर्फ ऐसे ही करनी है, टाइम को सेव करके। और सारे स्टूडेंट्स नीट और जेई में ऐसे ही फॉलो करते हैं, इसी मेथड को फॉलो करते हैं, तभी उनका टाइम सेव होता है।
कोई भी स्टूडेंट यहाँ पर मल्टीप्लाई करने नहीं बैठता है, ठीक है। अच्छा, कोई भी नंबर आपको दिया हो, या तो वो जैसे ये 4.6 है, तो या तो उसमें आप 1 ऐड कर दोगे या तो 1 माइनस कर दोगे, बस यही तो हो सकता है ना पॉसिबल। आपको ये देखना ये 5 से ज्यादा है या 5 से कम है। ये अगर आपका नंबर 5 से ज्यादा है तो एक ऐड कर दो, ये 5 से कम है तो एक माइनस कर दो, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और मैं आपको बता दूं, ये धीरे धीरे बेटा आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। जैसे यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दिया ना, ये 4.6 है, 7.9 है, तो कभी कभी आंसर क्या होता है, हमें सोच करके थोड़ा अच्छे से एडजस्ट करना पड़ता है। तो वो आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि अभी तो आपको, ये तो आपका फाउंडेशन कोर्स चल रहा है, फाउंडेशन कोर्स में ही मैं आपकी प्रैक्टिस करा दूंगा। अब वैसे भी आपके पास 2 साल बाकी है अभी एग्जाम देने के लिए, लेकिन मैं आपको फाउंडेशन कोर्स में ही प्रैक्टिस करा दूंगा कि आपको ये समझ में आ जाए कि आपको कैलकुलेशन कैसे करनी रहती है। फाउंडेशन के बाद आपको टेंशन ही नहीं रहेगी। एक और एग्जांपल देख करके मैं खत्म कर देता हूं ये। सो जस्ट लास्ट वन मोर एग्जांपल। यहाँ पे एक हमने दिया है 7.8, 4.2, और ये हो गया 3.1, और ये हो गया 3.9, इस तरीके से। तो कैसे करना है, यू हैव टू अप्लाई द सेम मेथड, मल्टीप्लाई करने नहीं बैठना है। 7.8 इट इज वेरी क्लोज टू 8, you have to write 8. 4.2 it is nearest to 4. 3.1 close to 3. 3.9 close to 4. Okay, so 4 and 4 will be cancel out. 4 and 4 will be cancel out. The answer will be 8 by 3. The answer will be 8 by 3. Now you can write, you can left it is 8 by 3 as it is, or you can convert it into the decimal. Hope you understood this. आप चाहो तो इसको डिवाइड करो, 3 2 जा 6, ठीक है, 3 2 जा 6 हो गया, और फिर आपका 2 बचा, और फिर 3 2.6 के आसपास आंसर आ गया। या चाहो तो आप 8 by 3 छोड़ दो, या फिर 2.6 2.7 नियर अबाउट आप इसका आंसर लिख दो। तो बताने का बस एक ही मकसद है यहाँ पर कि हम इस कैलकुलेशन को रिड्यूस करके कितना इजी कर सकते हैं, एंड टाइम रिड्यूस कर सकते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है बेटा, अगर आपको अब कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो, मेरी तरफ से हो गया है ये। एनी स्टूडेंट? Any student, any doubt, any query? Now beta, you are free to ask anything related to subject, related to topic, or related to study. Anything in your mind, just feel free to ask. सर इससे फास्ट, हाँ, इससे फास्ट सॉल्विंग कैसा होता है? देखो बेटा, यही सबसे फास्ट है एक्चुअली। इससे फास्ट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ ये आप पूछ सकते हो कि इसके अलावा भी कोई मेथड है क्या, ये पूछ सकते हो आप। इससे फास्ट तो मुझे नहीं लगता है कि कोई मेथड है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है। हाँ, इसके अलावा मेथड्स और भी बहुत सारे हैं। मेथड्स वो जो आपको सिखाए जाते हैं, हमारे यूपीएससी, एमपीएससी या बैंकिंग में वो सारे मेथड्स दिए जाते हैं कि 2 डिजिट्स, लेकिन उसमें कैसा है, उनको आपको पहले कैलकुलेशंस को सीखना पड़ेगा, ठीक है। वो कैलकुलेशंस आपकी सीखनी पड़ेंगी आपको कि 2 डिजिट्स को हम 2 सेकेंड में कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। 2 डिजिट्स के अलग रूल्स हैं, 3 डिजिट्स के अलग रूल्स हैं उसमें मल्टीप्लाई करने के, ठीक है। 2 डिजिट्स के अलग रूल हैं, 3 डिजिट्स के अलग रूल हैं, 4 डिजिट्स के अलग रूल हैं उसमें, ठीक है। तो वो पहले बेटा आपको रूल्स कैलकुलेशन के सीखने पड़ेंगे, उसके बाद फिर आप वो कैलकुलेशन को इजी कर सकते हो। और इसका सबसे इजी, सबसे अच्छा तरीका क्या है कि बेटा ये आपको सीखना नहीं पड़ेगा, है ना। ये कैलकुलेशन करने के लिए ये आपको सीखना नहीं पड़ेगा। मेथड्स बहुत सारे हैं, आपको सिखाए जा सकते हैं, लेकिन वो पहले आपको कैलकुलेशन के मेथड सिखाने पड़ेंगे। आपको कैसे मल्टीप्लाई करना है, कैसे डिवाइड करना है, लेकिन ये आपको सिखाना नहीं पड़ेगा, सीखना नहीं पड़ेगा। ये डायरेक्ट बस, ये तो आपको पता है, समझ में आ गया। तो इसलिए इसमें कुछ सीखना नहीं है, टाइम नहीं वेस्ट करना है, और डायरेक्ट आंसर देता है। इसलिए मैं ये मेथड बताता हूँ स्टूडेंट को। इक्वेशन डेरिवेशन कैसा करते हैं?
क्या इक्वेशन डेरिवेशन? इक्वेशन देते हैं ना, उस पर से पूरा वो न्यूटन्स के लॉ लिखने का रहता है ना। बेटा अभी वो सब थोड़ी चल रहा है यार, इक्वेशन का डेरिवेशन। जब वो टॉपिक आएगा तब उस पे पढ़ेंगे ना, इन इक्वेशन की डेरिवेशन कैसे करेंगे यार। अभी मैंने आपको जस्ट फर्स्ट लेक्चर में क्या कैलकुलेशन बताया, अभी हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे ना, तो टॉपिक में जब आएगा धीरे धीरे वो पढ़ेंगे ना। ओके। अब इससे रिलेटेड जितना आज आपको बताया गया, उससे रिलेटेड जो आपको क्वेरीज है वो आप बोलो। आप कहीं की भी फिजिक्स की क्वेरीज ला रहे हो तो वो तो हम स्टेप बाय स्टेप ही पढ़ेंगे ना, कि डेरिवेशन कैसे करते हैं, वो कैसे करते हैं। वो तो आप बस स्टार्ट तो होने दो ना आप पहले फिजिक्स। कल आपका चैप्टर स्टार्ट होगा पहले, अभी तो मैंने चैप्टर ही नहीं स्टार्ट किया है। कल स्टार्ट होगा चैप्टर, फिर वो स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे हम उस चीज को पढ़ेंगे। और जब धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे तो उन टॉपिक से रिलेटेड आपका डाउट खत्म होते जाएंगे, ये भी मैं बता रहा हूँ। और बच्चे कुछ बच्चों को पूछना है? Excuse me, sir. हाँ बेटा बोलो। Sir, you have given the problems in the decimal points. We confuse Okay. this when the numbers are in roots or the division. Do you have any idea for it? हाँ, suppose that some numbers are given in the roots, means that it is given that 0.5. Okay, you are asking about that 0.5, Yes, and suppose that 0.3 upon and upon suppose that it is just any number we can suggest it is 13. Okay, so one thing beta you have to remember that 0.5, the square root of 0.5 is 0.7. The square root of 0.5 is 0.7, and the square root of 0.3 is 0.5. The square root of 0.5 is 0.7, and square root of 0.3 is 0.5. How? Because 0.5 you can assume that it is just nearest to 50. Just assume that, okay. You have to assume that it is nearest to 50. So what is the square root of 50? It is nearest to, you can assume that 50 is nearest to 49. Okay, 50 is nearest to 49, and the square root of 49 is 7. The square root of 49 is 7. So you can write the square root of 0.5 is 0.7. And it is 0.3. So beta you can assume that it is 3. It is nearest to 30. Assume that it is nearest to 30. Assume that only, and 30. Suppose that. Now 30 is just, it is near about the 25. It is near about 25. So square root of 25 is 5. It is not equal to 36. So you cannot write the square root of this is 0.6. The square root of 0.3 you have to write only and only 0.5. You cannot write 0.6. Okay, so you will write 0.5 upon 13. 13. The square root of 13 is between 3 and 4. The square root of 13 is between 3 and 4, because the square root of 9 is 3 and the square root of 16 is 4. So between 3 and 4. So you can write the 3 and 4, just it is you have to see that it is close to 9 or it is close to 16. It is close to 9 or it is close to 16. So it is, see that just it is near about close to 16. So we can write the square root of this 13, it is just close to 4. The square root of 13, it is between 3 and 4, but the 13 is close to 16, so the square root of 13, it is close to 4. So we can write it is 3.7 or 3.6. Okay, now this you have to solve by following the same method. Hope answer the question. Yes, sir.